जय हिंद और जोहार जवानों। आज से कुछ दिनों पहले मेरी एक वीडियो आई थी सीएनटी और एसपीटी के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड में भूमि संबंधी एक बहुत ही पेचीदा मामला है सीएनटी और एसपीटी एक्ट। आप लोग मुझे जानते हैं कि हर एक कंफ्यूजन, बड़े से बड़े परेशानी झारखंड से रिलेटेड हर एक पेचीदा मामला को बहुत साधारण और आसान भाषा में समझाने का प्रयास मेरा हमेशा से रहा है। आपने पहले वीडियो को बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस वीडियो में मैंने सीएनटी का पूरा इतिहास बताया था कि कैसे आखिर झारखंड में सीएनटी लागू हुआ। लेकिन अंतिम वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि वो मात्र एक पार्ट था, वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि सीएनटी का क्या इतिहास रहा, कैसे सीएनटी हमारे झारखंड में लागू हुआ, क्यों झारखंड में सीएनटी को लागू करना जरूरी था, क्या वो कारण था जिसके कारण सीएनटी जैसा एक्ट बना, फिर बाद में एसपीटी क्यों बना, सीएनटी एसपीटी दो अलग अलग कानून क्या है जमीन संबंधित सारे अधिकार आप लोगों के, आप सभी झारखंड के वासियों के। तो ये सभी बातों को मैंने समझाने का प्रयास किया बहुत ही साधारण और आसान सरल शब्दों में। और आज के वीडियो में हम लोग सीएनटी एसपीटी के बाकी के पॉइंट्स जो पहले वीडियो में नहीं मैं बता पाया था उसके बारे में बात करने वाला हूं। पहले वीडियो में मैंने क्या बताया था, आसान और कम शब्दों में मैं आप लोगों को दोबारा से समझाना चाहूंगा। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि झारखंड के सरजमी में जमीन से रिलेटेड कई सारे विद्रोह हुए थे, लेकिन बिरसा मुंडा का जो 1895 ईस्वी में उलगुलान विद्रोह होता है, उसी विद्रोह का परिणाम स्वरूप सीएनटी एक्ट बनता है। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में इसकी इतिहास बताई थी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा दरख्वास्त रहेगा कि ज्यादा चीजें समझ में आए, इसलिए पहले पार्ट को देखिए फिर इसको देखिए, और अगर यहीं से कंटिन्यू करके उसको देखना चाहते हैं वो भी चलेगा, आप लोगों की मर्जी है। देखिए समझिए ध्यान से, सीएनटी एक्ट के बारे में थोड़ी सी मैं वापस से चर्चा कर देता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में, 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में बिरसा विद्रोह होता है, यानी कि मुंडा विद्रोह होता है, जिसका परिणाम रहता है कि सीएनटी एक्ट बनता है। 1903 ईस्वी में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका प्रारूप बनना तैयार होता है, किसके द्वारा? जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, इनके नेतृत्व में सीएनटी का प्रारूप तैयार किया जाता है 1903 ईस्वी में। और यह लागू कब होता है? 11 नवंबर 1908। 11 नवंबर 1908 ईस्वी में यह लागू होता है। जब यह प्रक्रिया शुरू हुआ था, यानी कि सीएनटी जब बनना शुरू हुआ था, उस समय वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड कर्जन थे। 1899 से 1905 का इनका पीरियड है। और जब सीएनटी लागू हो गया था झारखंड में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यह भी इंपॉर्टेंट है, तो वह है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें साथियों कि ये जो सीएनटी एक्ट बना, कब बना? 11 नवंबर 1908 ईस्वी में। ये जनजातियों के लिए मैग्ना कार्टा का काम करता है। मैग्ना कार्टा जनजातियों का कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा शब्द क्या है? अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़े होंगे तो मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग होता है। ये बेसिकली कोई भी लीगल अधिकार मिल जाता है, तो इस यानी कि बहुत सालों से संघर्ष चल रहा है और उसका परिणाम अगर मिल जाता है तो वहीं पे मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमें पता है कि हमारे जो सीएनटी एक्ट है उसमें 2 अनुसूची है, 19 टोटल चैप्टर्स है, अध्याय है और 271 आर्टिकल्स है, यानी कि धाराएं है। जब सीएनटी बना था उस समय झारखंड के 4 प्रमंडल में यह लागू हुआ था, ओनली संथाल परगना को छोड़कर, क्योंकि एसपीटी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट ही तो है, तो एसपीटी संथाल परगना में लगा और बाकी के जो 4 प्रमंडल है झारखंड के, वहां पर क्या लगा? सीएनटी लगा। उसके बाद लास्ट क्लास में ही हम लोग पढ़े थे कि 66वां जब संविधान संशोधन हुआ था, तब 9वीं अनुसूची में सीएनटी के कुछ आर्टिकल्स को डाल दिया गया। उनमें से कौन कौन था वो आर्टिकल्स? 46, 47, 48, A71, A71B, 240, 241 और 242। और आपको पता है कि जब भी कोई भी 9वीं अनुसूची में कोई धारा, कोई आर्टिकल शामिल हो जाता है, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कोई कोर्ट जजमेंट, कोई कुछ नहीं उसका अधिकारों का हटा सकता है या कोई उस पर सुनवाई कर सकता है। सिर्फ एक को अधिकार है, वो है संसद। भारत की संसद ही इनमें कोई छेड़छाड़ कर सकती है। भारत की कोई कार्यपालिका, कोई भी न्यायपालिका इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एक चीज और जान लीजिए कि 1908 ईस्वी में ये जो सरायकेला खारसभा है ना, सरायकेला खारसभा है, यहां पर आपका सीएनटी एक्ट लागू नहीं हुआ था। आप खुद कल्पना कीजिए कि क्यों नहीं लागू हुआ था। क्योंकि ये सरायकेला खारसभा ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ये उड़ीसा के पक्ष में चला जाएगा, लेकिन ये झारखंड के पास ही रह गया। अरे ये जो 1 जनवरी को हम लोग 1 जनवरी को मैंने घटना बताया था, सरायकेला खारसभा का जो घटना हुआ था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का दूसरा मैंने पार्ट बोला था, दूसरा नाम दिया था, तो वो जो घटना हुआ था 1 जनवरी को, तो ये कहाँ हुआ था? सरायकेला खारसभा में ही तो हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए सरायकेला खारसभा में 1951 ईस्वी में सीएनटी लागू होता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों का। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं साथियों, ध्यान देना।
देखिए यहां पर कुछ मुद्दे हैं। जब अभी हम लोग सीएनटी की पूरी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे तो कई वर्ड आपके सामने आएंगे, और लास्ट क्लास में भी आया था, उसको मैं दोबारा से आपके दिमाग में फिट करने का प्रयास करता हूं। साथियों समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए आपके पास एक जमीन है, एक लैंड है। एक लैंड का मालिक कौन होता है? मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आप अपने जमीन के मालिक हैं? नहीं, आप अपने जमीन के धारक हैं, मालिक नहीं है। जमीन का मालिक एक ही होता है, वो है कौन? सरकार। आप खुद के जमीन के मालिक नहीं, यह है सच्चाई। सरकार अगर चाहे कि कहीं से हमको रोड बनाना है, आप परमिशन नहीं देंगे कि हम नहीं हटेंगे, लेकिन सरकार अगर चाह लेगा तो आपको हटा के ही रहेगा। तो इसलिए सरकार वास्तविकता में लैंडलॉर्ड होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं। पहले ये हुआ करते थे जमींदार, पहले ये सीएनटी बनने से पहले जमींदार हुआ करते थे, ठीक है। ये सरकार हुआ करती थी उस समय भी, लेकिन सरकार से पहले जो थी पूर्व में लैंडलॉर्ड होते थे जमींदार, यानी कि जमीन के वास्तविक मालिक। और आज के डेट में जमीन का वास्तविक मालिक कौन है? सरकार है। हम लोग क्या है? हम लोग भूधारक है। तो वही चीज है कि जब आज की इस पृष्ठभूमि को हम लोग समझेंगे तो कुछ वर्ड्स आएंगे, उस वर्ड्स को ध्यान से समझने के प्रयास करना। सबसे पहला है टेन्योर होल्डर, यानी कि हम लोग, यानी कि भूधारक। भूधारक कौन? जो भूमि को धारण करता है और उसके बदले टैक्स किसको देता है? सरकार को देता है। क्या समझे? लैंडलॉर्ड को देता है। तो हम लोग एक तरह का क्या है? भूधारक है। भूधारक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेन्योर होल्डर। तो भूधारक से याद रखेंगे, यानी कि हम लोग। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है आपका टेनेंट। टेनेंट का मतलब क्या है? इसका हिंदी होता है काश्तकार। काश्तकार का मतलब कौन? यानी कि रैयत, जो लगान देता है। अरे हम लोग क्या करते हैं, अपनी जमीन को कभी कभी किसी दूसरे को दे देते हैं कि जाओ मेरी जमीन में खेती करो, खेती का कुछ भी होगा, कुछ हिस्सा हमको देना, कुछ हिस्सा तुम रख लेना, ठीक है। तो बेसिकली हम अपनी जमीन को जब किसी और को देते हैं तो जिसको देते हैं वही कहलाता है क्या? काश्तकार। वो हम लोगों को क्या देता है? उसके बदले लगान देता है। और ये जो हमने सरकार से जमीन लिया, धारण किया, और अपनी धारण की हुई जमीन को किसी को दिया और उससे लगान वापस लिया, इस प्रक्रिया का नाम ही क्या है? टेन्योर नाम है, यानी कि भूधृति नाम है। लगान वसूलने की प्रक्रिया होता है। और ये जो यहां से लेके यहां तक की ऑल ओवर प्रक्रिया है, ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का नाम ही आपका पड़ता है टेनेंसी, यानी कि काश्तकारी। क्या ये चार बातें आप लोगों को पता थी? नहीं पता थी। तो बाबू अगर डीप नहीं समझोगे कोई भी चीज को, वर्ड्स को समझोगे नहीं। सीएनटी में मेन है इसका वर्ड, शब्दावली। शब्दावलियों को समझ गए, क्योंकि सीएनटी पूरा जब जमीन संबंधी कानून है। अरे उस समय किस किस तरह का शब्दों का प्रयोग किया जाता था जमीन से रिलेटेड, इन शब्दों को समझना बड़ा जरूरी है। उन शब्दों को नहीं समझोगे तो सीएनटी एकदम नहीं समझोगे। सीएनटी का समझाने का मतलब यही है कि मैं बीच बीच में जब भी कोई एक चीज आएगा, बार बार मैं रिपीट करूंगा जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ जाता। हर एक चीज को समझाने का प्रयास करूंगा, समझिए आगे साथियों। अब देखिए, एक रैयत है। मैंने बोला कि जो भूधारक होता है किसी रैयत को देता है अपनी जमीन और उससे लगान लेता है। तो ये रैयत क्या किसी भूधारक से ही जमीन ले सकता है? नहीं, ये तीन जगह से जमीन ले सकता है। पहला तो भूधारक से, यानी कि टेन्योर होल्डर से, यानी कि हम लोगों से जमीन ले सकता है। दूसरा क्या है? सरकार से वो जमीन ले सकता है डायरेक्टली। तीसरा किससे ले सकता है? वो मुंडारी खूटकट्टीदार से। मुंडारी खूटकट्टीदार से, या इसी को हम लोग कह सकते हैं भूइहर या भूइहरी। इसके बारे में लास्ट वीडियो में ही बताया था कि ये जो खूटकट्टीदार, ये भूइहर क्या होते हैं। तो वैसे आदिम जनजाति, वैसे जनजाति झारखंड के सरजमीन में, तो सबसे पहले झारखंड में आए जब ये झाड़ी हुआ करते थे, जंगल वनों में ये वन हुआ करते थे। उस समय वनों की साफ सफाई करके जो उससे सबसे पहले रहने योग्य बनाए थे, उन्हीं को हम लोग खूटकट्टीदार, यानी कि झारखंड के सबसे प्राचीन जनजाति अगर बात करें, जो सबसे पहले झारखंड में आया, रहने योग्य बनाया, उन्हीं को हम लोग खूटकट्टीदार और भूइहर बोलते हैं। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है, उसको भी समझ लेना साथियों, कि ये जो भूइहरी होता है, ये जो भूइहरी होता है, ये हमेशा कई लोग बोलते हैं कि उराव जनजाति के लोग हैं। नहीं, सिर्फ उराव जनजाति के लोग ही भूइहर नहीं है। भूइहर में आपका मुंडारी जनजाति के लोग भी आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं। इस चीज को समझेंगे, इसीलिए यहीं से एक शब्द आता है मुंडारी खूटकट्टीदार। कंफ्यूज नहीं हो रहा है। हमने क्या बोला? सबसे पहले झारखंड के सरजमी पे जो जमीनों को साफ करके रहने योग्य बनाए, उन्हीं को हम लोग क्या कहते थे? भूइहरी बोलते थे। और भूइहरी बेसिकली उराव जनजाति में मैक्सिमम है। यही मैंने लिखा है कि अधिकांश है भूइहरी उराव जनजाति में, लेकिन केवल उराव जनजाति ही भूइहरी नहीं है। ये उराव जनजाति कहां पर पाया जाता है? रांची क्षेत्र में पाया जाता है। भूइहरी के ही अंतर्गत मुंडा जनजाति भी आते हैं, यानी कि मुंडारी खूटकट्टीदार भी बोलते हैं। और ये कहां पर आज के डेट में निवास करते हैं? खूटी, है ना, खूटी। अच्छा, ये खूटकट्टी, ये जो शब्द है खूटकट्टी, तो ये जो खूट है मतलब क्या? ये शब्द बना किससे? तो आप जानते हैं खूटा गाड़ देना,
नहीं, हम लोग खूंटा गाड़ दिया, यहां से उठवे नहीं करेंगे। तो वही वाला बात है कि खूंट कट्टी मतलब वो लोग खूंटा गाड़ दिया यहां पर सबसे पहले राज्य में आकर के, हम लोग सबसे पहले निवासी हैं यहाँ के, ठीक है। तो इसलिए खूंट से बना, खूंट कट्टी कहां से बना, ये खूंटा गाड़ना मतलब है ना, तो वहीं से। और ये जो खूंटी क्षेत्र बना है ये इसी नाम से बना है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। देखिए अपने लास्ट वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आदिवासी जितने भी झारखंड में विद्रोह किए हैं अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं जमीन के मैटर में ही किए हैं, जमीन से संबंधित विषय पे ही किए हैं, भाषा से संबंधित प्रताड़न से ही किए हैं, या तो उनके खिलाफ जो शोषण हुआ है तभी वो विद्रोह किए। कोई ऐसे आपको क्यों मारेगा, ऐसे ही आपके खिलाफ क्यों विद्रोह करेगा। हम लोग सरकार का विद्रोह कब करते हैं, जब सरकार हमारे साथ कोई गलत चीज करने का कोशिश करती है। अरे हाँ या ना, हाँ। तो झारखंड में जितने भी लड़ाइयां हुई, चाहे वो कोल विद्रोह हुआ, चाहे वो संथाल विद्रोह हुआ, चाहे वो उलगलान विद्रोह हुआ, कोई भी विद्रोह हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जमीन उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर हुआ करता था कि जमीनों को कब्जा करने के उद्देश्य से जमींदार और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश जो सरकार थी, ये सभी झारखंड में जमीनों को कब्जा करने का काम कर रही थी। और अपने जमीनों को संरक्षित रखने के लिए ही आदिवासी और झारखंड के जो जनजाति हुआ करते थे वो हमेशा अक्सर विद्रोह किया करते थे। ये बात अंग्रेजों को समझ में आ गई कि विद्रोह का सिलसिला कभी झारखंड में थमने वाला है नहीं, तो चलो भाई झारखंड के आदिवासियों के लिए एक कानून बना देते हैं, और वो कानून ही हॉफमैन के देखरेख में बनने लगा। खैर समय के साथ सीएनटी एक्ट बना, और सीएनटी एक्ट बनने के बाद जैसे कि हमने बताया, आगे हम लोग बात करें साथियों कि सीएनटी एक्ट बन गया। देखिए सीएनटी एक्ट पढ़ाने के लिए मैंने बोला कि सबसे पहले इसके वर्ड्स को समझना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे इसके वर्ड्स हैं, अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे अभी, इसीलिए इन वर्ड्स को मैं लास्ट में बताऊंगा। मैं पहले सीएनटी की कहानी आपको समझा देता हूं आगे की कि क्या क्या प्रोसेस है, इसमें जितने धाराएं हैं उन धाराओं का फायदा क्या है, ताकि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में कोई भी गलत तरीके से आपकी जमीन को हड़पने की कोशिश करे या जमीन संबंधित सारी बातें आपको जब पूरा कानून मालूम रहेगा तो आपके जमीन को कोई ठग नहीं पाएगा। जमीन से संबंधित हर एक मामले में आपको बहुत डिटेल में जानकारी मालूम होगी, जिससे आप क्या होगा कि प्रैक्टिकल जीवन में ही कोई भी अगर जमीन में हेर फेर करने का प्रयास करेगा आपके आस पड़ोस में, थोड़ी सी भी आपको भनक अगर लगती है तो आप उसको बहुत डिटेल में समझा सकते हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ना ज्ञान हर किसी के लिए जरूरी है, नहीं तो लोग बेवकूफ बना करके चले जाएंगे। आइए साथियों समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। जैसे हमने बताया कि सीएनटी एक्ट जब बना था 1908 ईस्वी में, उसका उद्देश्य क्या था बनने का, पहला भूमि संबंधित विवादों को खत्म करना, जितना भी जमीन से संबंधित विवाद था उन सभी विवादों को खत्म करना। अगला, जो जितने भी जनजाति थे झारखंड में उनको उनके जमीन का मालिकाना हक दे देना, जनजातियों में भूमि संबंधित अधिकारों की सुरक्षा भी करना। ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से सरकार उनके हितों की सुरक्षा कर रही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वीवीआई के जनजातीय विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सीएनटी एक्ट बना था, सीएनटी एक्ट बना था। आगे बात करेंगे साथियों कि जब सीएनटी एक्ट बना, इसमें हम लोग अभी बताए थे कुछ देर पहले कि 19 अध्याय थे, 19 चैप्टर्स थे, 271 आर्टिकल से धाराएं हैं और या 271 है, ध्यान रखिएगा, और 2 अनुसूची है, 2 शेड्यूल है। तो आज की इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव है यह है कि इन धाराओं में जो भी इंपॉर्टेंट धारा है जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और व्यवहारिक जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे। हर एक चैप्टर को हम लोग ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे कि प्रत्येक चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम सीएनटी के एक चैप्टर को खोल करके पढ़ाना शुरू करें तो सीएनटी 15 दिन में भी खत्म नहीं होगा। बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन कम से कम इतना बात आपको पता होना चाहिए कि सीएनटी को वर्बली आप याद रखो। कहीं भी जाओ कि सीएनटी के सारी बातें मुझे पता है ना। एक पॉइंट पढ़ना उतना अनावश्यक भी नहीं, उतना जरूरी भी नहीं, लेकिन जितनी भी मोटी और इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे। आइए साथियों समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 सीएनटी एक्ट का चैप्टर 1 में क्या है साथियों, तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 3 तक, आर्टिकल 1 से 3 तक पहले चैप्टर में है। इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन है सीएनटी का पूरा इंट्रोडक्शन है, जिसमें लिखा हुआ है कि अधिनियम का नाम और उसका क्या क्या अधिकार है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन कर सकते हैं इसको। दूसरा हमारा अध्याय है जिसमें आर्टिकल 4 से लेकर के 8 तक हमारा शामिल किया गया है। अध्याय 2 में क्या खास है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, समझने का प्रयास करेंगे। मैंने बोला कि आर्टिकल 4 से लेकर के आर्टिकल 8 तक आपका चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या पड़ेगा, तो इसके अंतर्गत हम लोग काश्तकारों का वर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। काश्तकारों, हमने बताया था कि काश्तकार कौन होता है,
मैंने बोला था कि प्रक्रिया का नाम ही है ना। तो काश्तकारों का वर्ग है, जिसमें से पहला आपका भूधारक है, भूधारक यानी कि जमीन का धारक। दूसरा है रैयत, जिसको हम लोग जमीन देते हैं, जो हमें लगान पे करता है। तो आर्टिकल 5 में भूधारक के बारे में, उसका वर्ग के बारे में बात किया गया है। रैयत के वर्ग के बारे में आर्टिकल 6 में बात किया गया है। देखिए यहां लिखा हुआ है। आगे है खूट कट्टीदार, है ना, कि खूट कट्टीदार के बारे में बात किसमें किया गया? आर्टिकल 7 में बात किया। मैंने बोला ना कि धारा 4 से लेकर के 8 तक है। और उसके बाद अगर बात करें मुंडारी खूट कट्टीदार के बारे में, आर्टिकल 8 में बात किया गया है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट बात आपका क्या है? अध्याय 2 में है। अध्याय 3 में ये इंपॉर्टेंट है। अध्याय 3 में, जिसमें आर्टिकल 9 से 15 तक है, ये बेसिकली क्या है कि भूधारक के बारे में हम लोग बात करेंगे। भूधारक के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आइए साथियों समझने का प्रयास करते हैं इसको। अगले स्लाइड में थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में हमारा क्या समझेंगे हम लोग? भूधारक के बारे में। अब समझिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। भूधारक को अंग्रेजी में बोलते हैं टेन्योर्स होल्डर, जो हमने बताया। बेसिकली हम लोग पता है कि हम लोग क्या है? टेन्योर्स होल्डर है, हम लोग भूधारक है। हम लोग लगान किसको पे करते हैं भाई? लैंडलॉर्ड को पे करते हैं। और लैंडलॉर्ड आज के डेट में कौन है? सरकार। पहले कौन थी? जमींदार थी। ठीक है, अब समझिए 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में, जब ये हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तब जमींदारी बंदोबस्त कानून बना था, या जमींदारी बंदोबस्त शुरू हुआ था। इस जमींदारी बंदोबस्त के तहत क्या बोला गया कि भूधारक को लगान में वृद्धि नहीं होगी, कि जो भी भूधारक है उसके जमीन में लगान में कोई वृद्धि नहीं होगा, कोई वृद्धि नहीं होगा। लेकिन 1920 ईस्वी में सीएनटी एक्ट में संशोधन हुआ। और संशोधन होने के बाद क्या बात कहा गया कि डीसी को लगान बढ़ाने का अधिकार है, कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी है उनको क्या है? लगान बढ़ाने का अधिकार है, जिसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 9 में। 1869 ईस्वी में हम लोग लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे कि छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट बना था। छोटा नागपुर भूद रीति अधिनियम बना था। इस अधिनियम का सर्वे का जो जिम्मेवारी था उन्हें राखलदास हल्दर को दिया गया था। राखलदास हल्दर ने क्या किया कि इस सर्वे में कहा कि भुईहरी की लगान में वृद्धि नहीं होगी। भुईहरी की लगान में वृद्धि नहीं होगी। और भुईहरी के बारे में मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि कौन जो सबसे पहले आए थे झारखंड में, जंगलों की सफाई करके रहने योग्य बनाए थे। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों। लेकिन जब 1920 में यह संशोधन हुआ तो बोल दिया गया कि चाहे भुईहरी की भी जमीन क्यों ना हो, 15 वर्ष के बाद लगान में वृद्धि होगी। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है कि 50% से ज्यादा आप लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। आगे बात करेंगे साथियों कि भूधारक अगर अपने जमीन का ट्रांसफर करना चाहे, भूधारक अगर अपनी जमीन का ट्रांसफर करना चाहे, अगर मेरी जमीन है, हम चाहेंगे कि किसी और को दे दे, है ना, तो वो कैसे कर पाएंगे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत इजी है, इजी नहीं, लंबा ही प्रोसेस है, इतना इजी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन कर सकते हैं क्या कि सरकार को 2% एनुअल चार्ज हमको देना पड़ेगा। एनुअल चार्ज देने के बाद हम लोग लैंडलॉर्ड के पास जाएंगे, यानी सरकार के पास जाएंगे और वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, निबंधन करवा लेंगे। ठीक है, डीसी के नेतृत्व में ये सारा काम होगा। और उसके बाद अगर हम अपनी जमीन को किसी दूसरे को दान देना चाहते हैं तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करेंगे साथियों कि भूधारक कभी कभी क्या होता है ना, हमारा ये जमीन है, हमारा जमीन में से हम लोग चाहते हैं कि इतना हिस्सा दान कर दे और इतना मेरे पास रहे, तो वो भी पॉसिबल है। उसका भी क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का भी जिक्र आपका यहीं पे आएगा, चैप्टर 3 में ही आएगा। उसमें बेसिकली मैंने बात अभी बताया कि जमीन का कुछ हिस्सा किसी दूसरे को देना अगर चाहते हैं तो वो भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप संभव कर सकते हैं। ये भी डीसी के नेतृत्व में होगा। ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल 14 में आपका वर्णन किया गया है, इस बात को समझिए। जैसे ए, यहां पर अगर आप है या मान लीजिए कि हम है, एक भूधारक है, हमको अगले को अपना जमीन देना है लीज पर। किस पर देना है? पट्टे पर देना है, लीज पर देना है। लीज पर आप लोग जमीन देते होंगे, है ना, या सरकार हमें देती है। तो वही है कि लीज में कोई अगर बी को जमीन देता है और बी अगर किसी कारण से इसका डेथ हो जाता है, तो डेथ हो जाता है तो ये वापस से जमीन कहां चली जाएगी? जिसकी जमीन थी, है ना, कि जिसकी जमीन थी ये वापस से उसी के पास चला जाएगा। यानी कि मेरी अगर जमीन थी, हम किसी को लीज में देते हैं, वो अगर अगला देहांत हो जाता है तो उसकी जमीन जो है वापस से, यानी कि वो बेसिकली मेरी ही जमीन थी, तो मुझे वापस मिल जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशन है इसमें। कंडीशन क्या है कि अगर ये बंदा जिसको मैंने अपना जमीन दिया है, ये उस जमीन पे कोई डैम ना बना दे, कोई नहर ना बना दे, कोई सैनिक छावनी ना हो, कोई खनन का खदान वदान ना बना दे उस जमीन पे, मंदिर, शमशान या सार्वजनिक स्थान या कहले सरकारी कार्य में अगर प्रयुक्त वो जमीन नहीं है, तभी हम लोगों को वापस होगा। अगर इन सब में प्रयुक्त हो गया तो वो जमीन हमारा नहीं मिलने वाला है, मेरा खुद का जमीन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, बात को समझने का प्रयास करेंगे तो ये सारी बातें कहां पर है? आपका चैप्टर 3 में है।
आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे चैप्टर 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे साथियों चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 ये भी वीवीआई है, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या है, आर्टिकल 16 से लेकर के 36 तक है। इसमें बेसिकली रैयत के बारे में बताया गया है। रैयत जो लगान देता है, चाहे खुद की जमीन पे दे या किसी से लीज पे लेके जमीन पर दे, तो उस कंडीशन में इस अध्याय में, इस चैप्टर में पूरा रैयत के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें ये भी चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए डिटेल में इसके बारे में भी बात करेंगे साथियों, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए चैप्टर 4 जिसमें हम लोग रैयत के बारे में बात करेंगे। रैयत का मतलब क्या हुआ, जो लगान देता है, चाहे वो खुद की भूमि पे दे, खुद की कृषि योग्य भूमि पे दे, या कोई लीज में, कोई पट्टा में लेकर के जमीन लिया है उस पर खेती करके लगान दे, हर हाल में तुमको लगान देना ही है। तो ये रैयत जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। जैसे कि आपको दिख रहा है, खुद की जमीन पे दे रहा है, एक अगले की लीज पे जमीन पे दे रहा है। तो जो खुद की जमीन पे खेती करके लगान पे करता हो उसको हम लोग बोलते हैं अधिभोगी रैयत, जिसको अंग्रेजी में ऑक्यूपेंसी रैयत बोलते हैं। ये ज्यादा देखो सीएनटी एसपीटी के जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में ज्यादा आसान है, हिंदी में थोड़े नहीं बहुत कठिन है। इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में याद करने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश में आप लोगों को बेसिकली ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो अधिभोगी रैयत है ये बेसिकली क्या है, खुद की जमीन में खेती करके सरकार को टैक्स पे करते हैं। आगे बात करेंगे नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, यानी कि अनाधिभोगी रैयत। आप नाम से ही समझ में आ गया होगा, जो लीज पर जमीन लेकर के सरकार को टैक्स पे करता है, उसके बारे में जिक्र यहां पर है। क्या समझे, बात आया समझ में? आगे बात करेंगे साथियों, आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बहुत आसान है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनली एक आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 37। ये बेसिकली क्या बताता है कि खूट कट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत है ना, कि खूट कट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत। ध्यान से समझिए एक चीज, 1908 ईस्वी में सीएनटी लागू हुआ झारखंड में। उससे 20 साल पहले एक और कानून बना था झारखंड में 1888 ईस्वी में। इस कानून को बेसिकली हम लोग नाम देते हैं खूट कट्टीदार रैयत अधिकार। इसके तहत इन खूट कट्टीदारों को यह अधिकार मिल गया कि इनकी लगान में वृद्धि नहीं होगी, इनकी लगान में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं जहां पर इनके लगान में वृद्धि हो सकता है, लेकिन अन्य के मुकाबले मात्र 50%, अन्य के मुकाबले मात्र 50%। यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं कि आप लोग चैप्टर 5 नंबर तक समझ गए होंगे साथियों। आगे बात करेंगे, जल्दी समझने का प्रयास करेंगे अध्याय 6, जिसमें आर्टिकल 38 से लेकर के 42 तक है। इसमें किसके बारे में बात होगा, अनाधिभोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपाइड रैयत के बारे में, जिसके बारे में हम लोग अभी जान ही चुके हैं। तो मुझे लगता है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 7वां, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो पढ़ के क्या फायदा, और नॉर्मल आम जिंदगी में भी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये बेसिकली मैं पढ़ देता हूं कि अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 और 6 में जो भी छूट था वो छूट प्राप्त भूमि के बारे में बात होगा आपका किसका, चैप्टर नंबर 7 में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों, जिसमें आर्टिकल 44 से लेकर के 51 तक बात किया गया है। इसमें क्या बात है समझिए। इसमें हम लोग जोत और भूत रीति के पट्टे के बारे में बात करेंगे। जोत मतलब क्या होता है, होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब क्या, कि वैसा जमीन जो खेती करने योग्य हो, या जमीन का खेती योग्य टुकड़ा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोत, जिसपे हम लोग हल जोत सकते हैं, ऐसे समझिए आसान भाषा में। दूसरा क्या है हमारा भूत रीति, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेन्योर। भूत रीति मतलब समझते हैं आप, एक प्रक्रिया का जो लगान लेना, किसी को जमीन देना, उससे लगान वसूल करना, इस प्रक्रिया का नाम क्या है, टेन्योर है। और पट्टा का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, लीज होता है, किसी भी चीज को लीज में देना। क्या यही बात होता है साथियों? हाँ, अब समझिए। तो यही बेसिकली आपका उसी के बारे में बात होगा कि किसी को आप जमीन देते हैं, है ना, किसी को जमीन देते हैं, लीज पर दे रहे हैं, खेती करने योग्य जो आपका जमीन है उसको किसी को लीज पर दे रहे हैं, उसी के बारे में बात कहां पर होगा, चैप्टर नंबर 8 में होगा। क्या इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। लैंडलॉर्ड, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि लैंडलॉर्ड वर्तमान समय में वर्तमान की सरकार है। पहले कौन हुआ करती थी, पूर्व में जमींदार हुआ करते थे। ये भूमि का असली मालिक होता है, यानी कि हमने बताया कि हम और आप भूमि के असली मालिक नहीं है, सरकार है भूमि का असली मालिक, हम और आप भूधारक है। आगे बात करेंगे साथियों। ये जो चैप्टर नंबर 8 है, इसमें इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, जो इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 46, 47, 48 और 49। इसके अंतर्गत क्या क्या आने वाला है समझने का प्रयास कीजिएगा। ये लैंडलॉर्ड है, समझने का प्रयास कीजिए।
कि लैंडलॉर्ड है यानी कि सरकार है, आज के डेट में बात करते हैं, ये लीज पे किसी रैयत को अपना जमीन देती है, तो पट्टे पर देगी तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होगा, कोई ना कोई एग्रीमेंट तो होगा। तो वो जो एग्रीमेंट होता है कि पट्टे पे हम तुमको अपना जमीन दे रहे हैं मेरे भाई, उसके बदले तुमसे लगा लेंगे, तो उसका जिक्र कहां पर होता है? आर्टिकल 45 में। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 45 में एग्जाम में यही सब पूछा जाता है कि बताओ कि लैंडलॉर्ड जो रैयत को लीज पर कोई जमीन देता है तो उसके माध्यम से जो एग्रीमेंट बनता है वो एग्रीमेंट किस आर्टिकल में आता है या किस आर्टिकल में उस एग्रीमेंट के बारे में जिक्र है? तो आर्टिकल नंबर 45 में जिक्र है। आगे बात करेंगे साथियों, आर्टिकल नंबर 46 क्या है? आर्टिकल नंबर 46 ट्रांसफर ऑफ लैंड के बारे में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई। आर्टिकल जो 46 है चैप्टर नंबर 8 में आर्टिकल नंबर जो 46 है वो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसफर ऑफ लैंड का जो आदान प्रदान है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सबके काम की चीज है, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप लोग बोलते हैं कि एसटी ओनली एसटी को जमीन दे सकता है, एससी ओनली एससी को जमीन अपना बेच सकता है, ओबीसी अपना जमीन सिर्फ ओबीसी को बेच सकता है, जनरल अपना जमीन किसी को भी बेच सकता है। ये सब बातें आपको पता है, तो यही वाला बात डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए कि एसटी अपना जमीन किसी दूसरे एसटी को तो बेच सकता है, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जो भी आपका पुलिस थाना है, जो भी आपके गांव का पुलिस थाना है, उसका जो स्थानीय सीमा क्षेत्र है वहीं तक आप अपना जमीन को बेच सकते हैं, उससे बाहर नहीं बेच सकते। यानी कि मुंबई में बैठ के कोई कलकत्ता वाला या झारखंड में बेच के कोई उड़ीसा, झारखंड में बैठ के कोई आदिवासी उड़ीसा में अगर उसकी जमीन खरीदी हुई है तो उसको वो नहीं बेच सकता है। क्या समझे? तो वही वाला बात है कि पुलिस थाने के स्थानीय सीमा क्षेत्र में डीसी की अनुमति से क्या करेंगे? वो जमीन को खरीद बेच सकते हैं। आगे बात करें एससी और ओबीसी, इनके लिए थोड़ा सा ये दायरा ज्यादा है कि आपका जो भी जिला है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में स्थानीय जो सीमा क्षेत्र है यानी कि डिस्ट्रिक्ट का जो आपका बाउंड्री है या सीमा है, उसमें आप डीसी की अनुमति से अपना जमीन बेच सकते हैं। तो आप इस लिहाज से देख रहे हैं कि एसटी का जमीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए कहते हैं कि एसटी का जमीन मत खरीदिए, क्योंकि वो लीज पर कुछ सालों के लिए 4 ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 साल के लिए आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। कुछ भी कर लो, बिल्डिंग अपार्टमेंट कुछ भी बना लो। अभी मैं कई घटनाएं ऐसे बताऊंगा कि एसटी का जमीन बेवकूफ बना करके ठग लिया गया और उस पर बिल्डिंगें बन गई। कितना बड़ा इमारत बना लो, 10 तल्ला बनाओ या बुर्ज खलीफा बना लो, अगर वो चालेगा, एक छोटा सा किसान चालेगा कि उसकी जमीन को आप कब्जा कर लिए, बुर्ज खलीफा बना दिए, अगर वो चालेगा तो वो बुर्ज खलीफा को हटा सकता है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर सरकारी प्रॉपर्टी बने तब बात अलग होगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को तुरंत हटा लिया जाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे, समझिए। और जनरल के बारे में हम लोग बात किए हैं कि ये कहीं भी अपना जमीन को बेच सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करेंगे साथियों कि आर्टिकल 48 में सेम यही चीज का बारे में वर्णन है, सेम यही चीज जो है इसके बारे में वर्णन है। और आर्टिकल 49 में क्या है कि उद्योग एंड खनन में ट्रांसफर पॉसिबल है, कि एसटी का जो जमीन है पॉसिबल तो नहीं होता एक हस्तांतरण आपके एरिया के बाहर, लेकिन अगर वहां पे सरकार का उद्योग लगाना है या सरकार के परमिशन से कोई खनन होने वाला है तो उस जगह पे ट्रांसफर पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 क्या है पहले समझ लेते हैं कि चैप्टर नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए वीवीआई टिक लगा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 9 में हम लोग आर्टिकल 52 से 63 के बारे में पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर भी रैयत के बारे में जिक्र है। यहाँ बेसिकली रैयत के बारे में जिक्र नहीं होना चाहिए, चैप्टर नंबर 9 में रैयत के बारे में जिक्र नहीं होना चाहिए, मैंने सही बोला था, लगान के बारे में बात होगी यहाँ पे। तो यहाँ से रैयत को काट करके इसका पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को मेरा ज्वाइन कर लेना। लगान के बारे में, रेंट के बारे में बात होने वाली है। क्या है ये, आइए समझने का प्रयास करते हैं। समझिए साथियों, चैप्टर नंबर 9 में हम लोग आर्टिकल 52 से लेकर के 63 तक बात करेंगे। किसके बारे में? रेंट के बारे में बात करेंगे। सरकार कहता है कि जो भी आपका लगान रहेगा उसको आपको किस्त के रूप में भरना है, इंस्टॉलमेंट के रूप में भरना है, और ये इंस्टॉलमेंट क्या होगा? प्रत्येक 3 महीना में बनेगा। तो प्रत्येक 3 महीना में ये जो इंस्टॉलमेंट बनेगा, ये बात किसमें है? आर्टिकल 52 में है। हमने बताया कि 52 से 63 तक पढ़ेंगे हम लोग, किसमें? चैप्टर नंबर 9 में। उसके बाद आप ये जो किस्त की राशि है या तो मनी ऑर्डर कर सकते हैं या तो फिर कैश के रूप में दे सकते हैं, ये आर्टिकल 53 में आप लोगों का बोला गया है। अच्छा, आप जो हमको देने वाले हैं किस्त, उसके बदले आपको कोई रसीद भी मिलेगा, तो वो जो रसीद मिलेगा उसका जिक्र आर्टिकल नंबर 54 में है। आर्टिकल नंबर 54 में है, सारा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। और अगर कोई राशि, आप इस किस्त में कोई राशि बकाया रखते हैं तो उसके बारे में बात होगी आर्टिकल नंबर 58 में, बकाया राशि में। लेकिन बकाया राशि में एक चीज समझ लेना कि अगर आप
समय लेकर के बकाया राशि पे कर रहे हैं तो 6.25% के रेट में आपको सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, सीआई नहीं एसआई लगेगा। और अगर आप एक साथ पैसा दे रहे हैं तो मात्र 3% में मामला आपका हो जाएगा खत्म, यानी कि 3% का ही आप ब्याज दीजिए और एक ही साथ पैसा पे करो और चलो भाई अपना मामला रफा दफा करो। आगे बात करेंगे साथियों कि इसमें सीएनटी में एक अमेंडमेंट होता है साल 1955 ईस्वी में, वो और एक चैप्टर शामिल होता है, इस चैप्टर में ही 9A को शामिल कर लिया जाता है। या 9A क्या था समझिए। कोई भी देखिए, कोई भी संशोधन कब होता है, संशोधन कब होता है, कोई भी मान लीजिए सरकार ने एक नियम बनाया, सीएनटी एसपीटी नियम बनाया, अब उस पर कोई जरूरी नहीं कि जब ये नियम बन रहा है तब हम लोग सारी बातें, हम लोग विश्व विजेता तो नहीं हो सकते कि चलिए आज से 200 साल बाद क्या होने वाला है इसकी सारी बातों की जानकारी हमें अभी हो। समय के साथ बहुत सी चीजें पता चलती है गलतियां करके। तो ये कि जब जब कोई गलती होता है, जब जब कोई ऐसा घटना होता है जिसके बारे में सरकार को लगता है कि इसको लेकर के फ्यूचर में और इससे संबंधित जो भी मामला हो सकता है उसको लेकर के हम लोगों को सीएनटी में कुछ प्रावधान को जोड़ना चाहिए, तब जाकर के सीएनटी और किसी भी कानून में संशोधन होता है। ठीक है, आप लोग ये बात बेसिकली जानते ही है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा साथियों कि सीएनटी में अमेंडमेंट होता है साल 1955 ईस्वी में, और सेटलमेंट यानी कि बंदोबस्त की व्यवस्था या बंदोबस्त की पृष्ठभूमि शामिल की जाती है सीएनटी में, जिसमें आर्टिकल 63A और 63B को शामिल कर दिया जाता है। आर्टिकल 63A में क्या बात है समझने का प्रयास कीजिए कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड बेकार पड़ी जमीन है, अरे कुछ जमीनें ऐसे होती है जो किसी आदमी का नहीं होता, सरकार का भी ध्यान नहीं जाता, जंगलों के बीच में कहीं पड़ा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वेस्ट भूमि वेस्ट लैंड है ना, तो उस वेस्ट लैंड को सरकार लीज पर दे सकती है किसी पर्सन को, है ना, किसके माध्यम से, डीसी के माध्यम से। लेकिन लीज पर ये जो वेस्ट लैंड को देगा किसी को, अरे जो जमीन किसी का नहीं वो सरकार का है, जमीन कभी भी किसी का खाली नहीं है, जो जमीन खाली है वो सरकार का है, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, सरकार बस ध्यान नहीं दिया, आप घर बना लिया, आप 20-30 साल रह लिए तो आपको लग गया कि अपना मेरा जमीन हो गया। जमीन का पेपर जब तक आपके पास नहीं है आप उस पर कोई भी अधिकार नहीं जाहिर कर सकते। तो वही वाला चीज है कि जब भी कोई खाली जमीन भी किसी को अगर लीज पर देती है सरकार तो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, एक कॉपी आपका डीसी के पास रहता है, एक कॉपी उस पर्सन के पास होता है। ठीक है, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि गांव क्या इवन शहरों में खाली पड़ी जमीनों में लोग अपना बस्ती झुग्गी झोपड़ियां स्थापित कर लेते हैं, लोग आकर के बस जाते हैं, सरकार नहीं हटाती, क्योंकि जब जरूरी समझेगा तब हटा भी देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब सरकार को जरूरी लगेगा वो हटा सकता है, कितना आप उसका विरोध कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करेंगे साथियों कि आर्टिकल 63B को शामिल किया गया, उसमें क्या बोला गया कि जो भी वेस्टलैंड है जो हम लीज में दे रहे हैं अगले पर्सन को, अगर 5 साल के अंदर वो हमको कोई बेनिफिट नहीं दिया, यानी कि वो हमको टैक्स भी पे नहीं कर रहा है, खेती कर रहा है तो खेती का सामान भी हमको नहीं दे रहा है, यानी कि मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है सरकार को, तो वापस उस जमीन को हम लोग ले भी लेंगे। इसके बारे में बात कहां है, तो आर्टिकल नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों को इन सभी बातों का जिक्र है। आशा करते हैं कि आप बातें समझ पाए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आर्टिकल नंबर 10 को समझते हैं साथियों। आर्टिकल नंबर 10 में क्या है, आर्टिकल 64 से 75 इसमें शामिल किया गया है। इस चैप्टर 10 को समझने से पहले एक वर्ड को आपको समझना होगा, कोडकर भूमि, क्योंकि कोडकर भूमि के बारे में जिक्र है इस चैप्टर नंबर 10 में, 10 के आर्टिकल्स में। इसमें क्या है समझिए, कोडकर भूमि का मतलब क्या होता है, आपको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। कोडकर मतलब यह होता है कि वैसा बेकार भूमि, वैसा बंजर भूमि जो उबड़ खाबड़ कहीं पे पड़ा हुआ है, जंगलों के बीच में, कहीं भी मैदानी क्षेत्र में, जहां पे सरकार का ध्यान नहीं गया, किसी व्यक्ति का जमीन ध्यान नहीं गया, या ना ही वो किसी व्यक्ति का जमीन है, ना ही सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो उस जमीन में जो उबड़ खाबड़ यूजलेस है, उस जमीन में क्या आता है, कोई भी आदमी आता है, कहीं से भी आता है, वो आता है, उस जमीन को क्या करता है, समतल करता है और खेती योग्य करता है, कृषि योग्य उसको बनाता है या रहने योग्य बनाता है, तो उसी को बोलते हैं उबड़ खाबड़ जमीन को जो सही करता है और रहने योग्य या खेती योग्य बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडकर भूमि बोलते हैं। बात आया समझ में। ये जो कोडकर भूमि है इसको सरकार किसको किसको दे सकती है, किसी गांव के कृषि को दे सकती है, या उस गांव में कोई भी ऐसा भूमिहीन श्रमिक है, कोई भी भूमिहीन श्रमिक है, यानी कोई श्रमिक है जिसके पास भूमि नहीं है, डीसी साहब के परमिशन से वो जमीन उनको मिल सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोई भी किसान को, या चाहे वो गांव के कृषि हो या श्रमिक को, कोई भी किसी को भी अगर डीसी साहब जमीन दे दिए और उस जमीन से वो अगर खेती बाड़ी करने लगा और कोई उपजाऊ रहा है, बंजर जमीन को उसने उपजाऊ बना दिया, तो उसका प्रावधान यह है कि 4 साल तक आप उपजाइए, खेती फसल कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 4 साल के बाद सरकार आपसे टैक्स लेगी, 4 साल के बाद आपके पास से सरकार टैक्स लेगी। ये आपका कहां से, कोडकर भूमि से। बात को ध्यान रखेंगे साथियों। आगे बात करेंगे बेदखल, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए।
बेदखल के बारे में भी बात किसमें है, चैप्टर नंबर 10 में है। इसमें देखिए 4 आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 22, 41, 68 और 242। अब बेदखल के बारे में समझिए साथियों, बेदखल क्या है। मैंने बताया कि सीएनटी एक्ट में 4 आर्टिकल्स है, 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो है 22, 41, 68 और 242। हम लोग पढ़ने वाले बेदखल के बारे में कि जमीन से कैसे बेदखल कर दे किसी को। तो आर्टिकल 22 में इस बात का जिक्र है कि कैसे डीसी के आदेश से ही सिर्फ बेदखल हम लोग कर सकते हैं किसी को। आगे आर्टिकल नंबर 41 में एनओआर जो नॉन ऑक्यूपाइड रैयत जो है उनको कैसे आप बेदखल करेंगे इसके बारे में बातचीत है। फिर 68 नंबर में है कि जो भी काश्तकार रहेगा, जो भी भूमि का काश्तकार रहेगा उसको बेदखल करने के 2 नियम है कि या तो कोर्ट के माध्यम से कीजिए या डीसी के परमिशन से कीजिए। और आर्टिकल नंबर 242 में इस बात का जिक्र है कि मुंडारी खूट कट्टेदार की जमीन को कोई कब्जा कर ले तो उसे कैसे बेदखल करेंगे। बात आ रही है समझ में कि कोई मुंडारी और खूट कट्टेदार के जमीन को कोई अगर कब्जा कर लेता है तो कैसे उसको बेदखल करेंगे। ये सब बेसिकली बेदखल के बारे में जितनी भी बातें हैं ये भी कहा है चैप्टर नंबर 10 में होगी। अच्छा, इसके अलावा 3 और आर्टिकल को समझना बहुत जरूरी है, इसको भी समझ लीजिए। अध्याय 10 का ही ये पाठ है, समझने का प्रयास कीजिए साथियों कि ये ए नाम का कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई जमीन है। ये क्या करता है ना कि अपने जमीन को, ए अपनी जमीन को, ए की कोई जमीन जो है वो बी को देता है, लीज पर देता है, लेकिन ये क्या करता है ना गलत तरीके से उस जमीन का कब्जा कर लेता है। तो गलत तरीके से अगर कब्जा कर लेता है तो उस कब्जे को वापस से उसी व्यक्ति का जिसका जमीन है, जिसने लीज पर दिया था, उसको कैसे वापस से डीसी दिलवाता है, इसी के बारे में बात है 71 नंबर में, आर्टिकल 71 में। अच्छा, समय के साथ आर्टिकल्स में कुछ और चीजों को इंक्लूड किया गया जिसमें है आर्टिकल 71 है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए कैसे। जैसे किसी एसटी का अगर जमीन है, किसी शेड्यूल ट्राइब का अगर जमीन है, उसे किसी एससी, ओबीसी या जनरल गलत तरीके या अवैध तरीके से उसके जमीन पर कब्जा कर लेता है, कम पढ़ा लिखा था किसी तरह बेवकूफ बना करके उनसे जमीन अगर छीन लिया गया, तब उस कंडीशन में क्या है कि डीसी जांच करके इन तीनों कैटेगरी के लोगों से कि जिस जांच करके जैसे ही एसटी को वापस दिलाता है उसी प्रक्रिया के बारे में जिक्र है 71A में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ये एसटी, ओबीसी, जनरल जो अवैध कब्जा किया है, ये अगर कोई प्रॉपर्टी वहां पर खड़ा कर देता है या 30 साल से ज्यादा उस जमीन पे रह चुका है, 30 साल से ज्यादा, उस कंडीशन में डीसी 6 से 24 महीने का इनको वक्त देगा कि आप भले ही अपने उसके जमीन पे जिसको ठग करके जमीन लिए हो, वहां पे बुर्ज खलीफा 20 तल्ला बिल्डिंग बना दिए हो, आपको 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का वक्त दिया जा रहा है। 2 साल के अंदर आप 2 साल जो करना है आप कर लो, लेकिन 2 साल के बाद कम से कम आपको खाली करना होगा। ये सब सारी बातें आपका किस पर है, आर्टिकल नंबर 71A में है। और खाली अगर नहीं करता है तो उसको क्या दंड दिया जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 71B में शामिल किया गया है। आर्टिकल 71B में इसके बारे में जिक्र है। आशा करते हैं कि आप लोग सारी बातें समझ पाए होंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे साथियों। एक पॉइंट और है इसमें, समझिए कि कोई भी अगर रैयत है जिसका कोई नर वंश नहीं है तो उसकी जो जमीन होगी उसका मालिकाना हक वापस से सरकार के पास चला जाएगा। यानी कि मैं कोई भूधारक हूं, मेरा कोई अगर वंशज नहीं है, नर वंशज नहीं है, तो मेरी जो जमीन रहेगी वो कहां चली जाएगी, वापस से सरकार के पास चली जाएगी। आर्टिकल 72 में सरेंडर ऑफ लैंड है कि आप अपनी जमीन का परित्याग कर रहे हैं, सरेंडर कर दे रहे हैं। आगे कि कोई भी आप गलत एक्टिविटी किए, है ना, कि कोई भी गलत एक्टिविटी किए, सरकार को आपने सरेंडर कर दिया अपनी जमीन को, है ना, जैसे कि वही हुआ यहां पर। क्या है कि इसको बोला 6 से 24 महीने का वक्त दिया, 24 महीने के बाद क्या करेगा, अपनी जमीन को सरेंडर कर देगा। वो सरेंडर नहीं करेगा तो दंड का भागी बनेगा। आगे है लैंड का परित्याग, आर्टिकल 73 में इसके बारे में जिक्र है। अरे भाई, कहीं पे भी हमको अपना मंदिर बनाने के लिए कहीं पे हमको दान करना है तो लैंड का हम लोग परित्याग करेंगे। तो लैंड का परित्याग करना जो है ये आपका आर्टिकल 73 में इसके बारे में जिक्र है। और जो भूमि का मापन होता है, जमीन जो नापने की प्रक्रिया होती है, आर्टिकल 75 में इसके बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 75 में भूमि का अध्ययन के बारे में बात किया गया है। आगे बात करेंगे साथियों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो खत्म हो गए, बस यहां से
5 मिनट 10 मिनट में ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। समझने का प्रयास कीजिए। अध्याय 11 में आर्टिकल 76 से 79 तक है। इसमें बेसिकली क्या है, रूढ़ि या संविदा से जुड़ा हुआ प्रावधान। रूढ़ि मतलब क्या होता है? रूढ़ि मतलब यह है कि हमारे दादा परदादा कुछ नियम बना करके गए हैं, हमारे घरों में हमारे पूर्वज कुछ नियम बना करके गए, उस नियम के तहत हमें चलना पड़ता है ना। तो उसी को बोलते हैं कि जो हमारे पूर्वज कोई नियम कानून बना के गए हैं हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, उसी को बोलते हैं रूढ़ि। जन्म विधि भी कहीं पे बोलते हैं, कहीं पे रूढ़िवादी भी बोलते हैं, है ना। तो वही वाला बातें है कि उनका प्रावधान जो है कहां पर है, अध्याय 11 में है। आगे अध्याय 12 में बात करें तो इसमें अधिकार, जो भी जमीन धारक है उसका अधिकार, उसका अभिलेख और लगान का निर्धारण कि कितना लगान उसको देना है, यह सब अध्याय 12 में है। अध्याय 13 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तभी बता दें भूमि संबंधित शर्त है और रूपांतरण है, यानी कि ट्रांसफर है। ठीक है, एग्जाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है नहीं। और रूपांतरण का अभिलेख है ना, रूपांतरण और अभिलेख। आगे बात करेंगे साथियों अध्याय 14। अध्याय 14 में क्या है, धारा 118 से लेकर के 126 तक है। ये बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ लैंड है ना, लैंड्स के रिकॉर्ड है, भूस्वामियों के विशेष अधिकार युक्त भूमि का अभिलेख, है ना। आगे बात करेंगे साथियों, समझने का प्रयास कीजिए। अध्याय 15 आपके खतियान से रिलेटेड है, आपके खतियान से रिलेटेड है। इसमें अधिकार अभिलेख तथा खूट कट्टी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया तथा अधिकारियों के अन्य वर्गों की जो बाध्यता है उसके बारे में बात किया गया है। आम शब्द में अगर समझे तो खतियान के बारे में बात किया गया है। अध्याय 16 में धारा 135 से लेकर के 229 तक है, जिसमें न्याय प्रक्रिया, डीसी के द्वारा क्या न्याय प्रक्रिया है उसके बारे में बात होगा। या तो आप ऐसे समझिए उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषय, है ना, या तो आप इसको समझिए ना, इसको पढ़िए, ज्यादा इजी होगा आपके लिए। देखिए ये सब शब्द बड़ा कंफ्यूजन वाला है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये सब, है ना। सीएनटी एसपीटी का मतलब क्या समझ रहे हैं? इसके पहले जो मैंने बातें बताई वो कॉमन सेंस, आम जिंदगी में जितनी भी बातें थे वो बातें हम लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग वो सब चीजें सीख रहे हैं कि जो बाकी का 3-4 पॉइंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 17 में, हमारा चैप्टर नंबर 17 में धारा 230 से लेकर के 238 तक है, जिसमें परिसीमा यानी कि लिमिटेशंस के बारे में बात किया गया है। आगे बात करें साथियों अध्याय 18 में धारा 239 से 255 तक है, जिसमें मुंडारी खूट कट्टीदार के विषय में विशेष उपबंध के बारे में बात किया गया है। आगे बात करें साथियों अध्याय 19 यानी कि जितने भी अभी तक चैप्टर से 18 तक जिसमें जो जो बातें नहीं थी, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, वो सारे एक्स्ट्रा बातें कहां पर हो जाएंगी, यहां पर हो जाएंगी। सारी एक्स्ट्रा बातें कहां पर हो जाएंगी, यहां पर हो जाएंगी। पार्ट 1 में मैंने इसका हिस्ट्री बताया, पार्ट 2 में मैंने बताया कि इसके प्रत्येक चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई है, क्या जरूरी है आम जिंदगी के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक से थोड़ा ज्यादा नॉलेज के लिए, है ना। अगर आप बोलेंगे कि इतना पढ़ के जीपीएससी के किसी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, जी नहीं, उसके लिए आपको एक एक चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और हमने बताया एक एक चैप्टर को मैं अगर बताऊं बाबू तो कम से कम मेरे जैसे टीचर को 15 से 20 दिन का तो वक्त लगेगा। सीएनटी कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म या छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन उतने लंबे वीडियोस हम लोग अपने चैनल पे नहीं बना सकते, ठीक है। वो बेसिकली एक ऑफलाइन जो क्लास होता है या किसी कोर्स के माध्यम से किया जाता है, समझाया जाता है। यहाँ बेसिकली मैंने आम लोगों को, जो हर किसी को पता होना चाहिए सीएनटी के बारे में बेसिक बातें, वो मैंने बताने का प्रयास किया। इसके साथ ही मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसी बातें, चूंकि मैं आप लोगों का कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता, एक एक मिनट आप लोगों के लिए कीमती है, तो कुछ ऐसे शब्द है सीएनटी के शब्दावली बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत जगह ढूंढते हैं, आप लोगों को मिल नहीं पाता। तो अभी वो शब्दावली मैंने बगल में लिख करके रखा हुआ है। इन शब्दावली को अगर आप अपना कॉपी में भी लिखते हो, इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम, हमारा चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिख के वहां पर भेज दूंगा। अभी क्लास खत्म होने के बाद, वीडियो अपलोड होने के बाद वहां पहुंच जाएगा। तो आप बेसिकली ये सब वर्ड्स आप लोग बहुत जगह ढूंढते हो, इंटरनेट ढूंढ लोगे, किसी भी दुनिया में ढूंढ लोगे, मिलेगा नहीं। तो ये सब चीजें एक एक चीज ढूंढ के मैंने टाइप करवाया है। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है कि इन सभी चीजों को आपको एक जगह मिल जाए कि सीएनटी में क्या क्या टर्मोलॉजी है। टर्मोलॉजी इन द सेंस होता है कि शब्दावली, कि क्या क्या शब्दावली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बहुत से शब्दावली का प्रयोग तो मैंने बीच बीच में बताया है, जहां पर आया पिछले क्लास में भी, इस क्लास में भी। लेकिन इसके अलावा उस समय के जितने भी शब्द हुआ करते थे, क्योंकि अगर जब आप चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे 19 चैप्टर को जेपीएससी के एग्जाम में, तो उन सभी चैप्टर को अध्ययन करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये होगा, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं, मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इन सभी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कहीं से अगर टेलीग्राम में नहीं मिला तो आप स्क्रीनशॉट में भी रख सको। देखिए अगला ये है ना, आप लोग पढ़ के, इतना आसान भाषा में लिखा हुआ है कि पढ़ के सारी बातें आप लोग समझ लेंगे। और यहां समझिए तीसरा नंबर ये स्लाइड है और इसके बाद अंतिम स्लाइड चौथा नंबर स्लाइड। ये चौथा नंबर स्लाइड साथियों, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि सीएनटी की पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आई। वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सीएनटी और एसपीटी की पूरी कहानी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन साथियों सीएनटी और एसपीटी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। इन चंद आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, आप कितनों स्पीड, इतना आप समझ लीजिए, ये आधा घंटा में मैं कम से कम 5 क्लास की चीज़ों को एक क्लास में समझाने का प्रयास मेरा रहता है। कितना फास्ट मैं बताऊंगा, चीज़ें डिटेल में समझाऊं कि मात्र 30 मिनट के अंदर आपको 4-5 घंटे की चीज़ें आपको समझाई जा सके। लास्ट क्लास में भी मैंने वही किया था, आज की क्लास में भी मैंने वही किया। लेकिन एसपीटी को इसी क्लास में हम लोग खत्म नहीं करेंगे, एसपीटी के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। यानी कि ये पार्ट 2 है तो इसका पार्ट 3 भी आएगा। उस पार्ट 3 में हम लोग एसपीटी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के बारे में जानेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आप लोगों को एक चीज को लेकर के। जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेते हैं तब पार्ट 3 आपको एकदम हलवा लगेगा, एकदम आसान लगेगा। क्या समझे? तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कीजिए, सारी जानकारी आप लोग बताइए, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। संथाल परगना का वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, चाहिए तो हम लोग कुछ समय लेकर के संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के बारे में भी डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए एसबीआई झारखंड के परिवार के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।